हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वांचल सिविल सर्विसेज पीसीएस। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी के। इसमें 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों का मानना है कि राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक समानता एक दूसरे को अनिवार्यता जोड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट है, समाजवादियों के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार होता है, लेकिन समाज की भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। तीसरा है, उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसे अन्यायी और गहरी असमानताओं में सही समस्या मानते हैं जो लोग उनकी वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं, पहला और दूसरा एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट है, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, गलत है। बाकी इसमें डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। इसके कथन का समर्थन समाजवादियों द्वारा किया गया, न कि उदारवादियों द्वारा। मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के विपरीत कथन है। दूसरा कथन है, समर्थन उदारवादियों द्वारा किया जाता है, न कि समाजवादियों द्वारा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा कथन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है कथन, क्योंकि ये डीपीएसपी में हम लोग को देखा जाता है, दिया है। तो दूसरा है, समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों को अभिव्यक्त को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है। तो ये भी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं, संविधान सरकार के लोकहितकारी कार्य करने और समाज की आकांक्षाओं उनके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का प्रदान करता है। दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और संविधान अत्यधिक लचीला हो वह समाज के सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। तो ये पहला कथन है, और उसके कारण है, सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और इसका रीज़न भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है। और जो संविधान ज़्यादा कठोर होता है वो समय के साथ परिवर्तन होने में कठिनाई आती है, और ज़्यादा जो लचीला होता है वो संविधान की मूल ढांचा को नष्ट कर देता है। इसलिए हम इसका कथन ए सही मानेंगे। कथन ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, कठोर संविधान समय के साथ परिवर्तन और अधिक जटिल होता है, जैसे अमेरिका का संविधान। और वह लचीला संविधान संसद द्वारा बनाई गई साधारण विधि द्वारा संविधान संशोधन संभव हो जाता है, जैसे ब्रिटेन में संसद ज़्यादा शक्तिशाली है। कोई भी संविधान संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है ब्रिटेन में। एक सफल संविधान वही होता है जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के अनुरूप संभव हो। उदाहरण के भारतीय संविधान। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है।
तो ये दोनों सही है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये ब्रिटेन में अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता था, ये भी सही है। भारतीय संविधान में ऐसा भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता है, अमेरिका के संविधान में, तो इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका चयन न तो सीधे जनता द्वारा होता है और चयन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जनता इसके विशेष उद्देश्यों के लिए निर्वाचक मंडल करता है और राष्ट्रपति वास्तविक राज्य अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति विधायिका में एकदम पृथक होता है, उसका अंग नहीं होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हालांकि राष्ट्रपति संसद का प्रत्यक्ष रूप से अंग नहीं होता है, अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी कोई विधेयक पर साइन करता है तभी वो कानून बनता है, अन्यथा नहीं। इसलिए माना जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आगे देखते हैं। 19 नंबर, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विधायिका बहुमत वाले दल का नेता होता है, ये भी सही है। ये भी संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। इस व्यवस्था देश के प्रमुख रूप से राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ब्रिटेन में हम देख सकते हैं, ब्रिटेन में वहाँ आज भी राजा होता है, हालांकि राजा के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो कि बिल्कुल ब्रिटेन की राजा की तरह होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को सिर्फ अनौपचारिक शक्तियाँ हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये भी संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसद को अपना संचालन खुद को करने तथा अपने सदस्यों के व्यवहार में नियंत्रित करने की शक्ति होती है, तो ये सही है। दूसरा इसमें विधायिका विशेषाधिकार खनन कर दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। जब संचालन करने की शक्ति खुद में है तो उसको दंडित करने की भी शक्ति संसद के पास है। दोनों कथन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। संघवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर व्यवस्थाओं को समाहित करता है, सही है। प्रत्येक सरकार अपने राज्य में स्वायत्त होती है, ये बिल्कुल सही है। संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र का अपने पास शक्ति हो और राज्य का अलग शक्ति हो। लोगों की दोहरी पहचान में निष्ठाएं होती है, तो ये भी संघवाद का विशेषता है। अमेरिका का सिटीजन होता है और जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य का भी सिटीजन होता है, तो ये भी सही है संघवाद के विषय में। चौथा, केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी टकराव को रोकने और सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य होता है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों में जब भी टकराव हो तो उसको न्यायपालिका के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
ये गलत है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली जो केंद्र और राज्य स्तर पर व्यवस्थाओं को समाहित करती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्याख्याएं होती है, जैसे हमने बताया यूएसए में, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। सॉरी, इस आगे देखते हैं। लोगों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, ये तो हमने आपको बताया ही। प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं और राष्ट्र को भी, जैसे हमें कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ साथ भारतीय भी हो सकता है, किंतु नागरिकता केवल भारतीय है। केंद्र और राज्य के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का हल करने का अधिकार होता है, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 22। भारत एक सशक्त केंद्र सरकार के निर्माण में सहायक कारक है। कथन है पहला, किसी राज्य के अस्तित्व और उसके भौगोलिक सीमाओं का अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है, तो ये सही है, क्योंकि संसद के संशोधन के माध्यम से ही किसी राज्य के सीमाओं में संशोधन कर बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, आपातकालीन प्रावधान, ये भी सशक्त केंद्र का उदाहरण है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी है। एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, हाँ, ये 4 नंबर भी, क्योंकि हमारे राज्य में जो केंद्र के अधिकारी होते हैं वो जिला अधिकारी होते हैं, डीएम। उपयुक्त कथन में डी इसमें सही है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य में उसके राज्य के अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण व किसी राज्य को सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। पहला कथन आप ऐसा ही है। इसका शक्ति का दुरुपयोग को रोकने से संविधान को प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अतः किसी राज्य के अस्तित्व में भौगोलिक सीमाओं का स्थायित्व संसद का नियंत्रण होता है। दूसरा, आपातकालीन प्रावधान, लोग संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल दिया जाता है। आपातकालीन के माध्यम से राज्य की शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती है, इससे संसद शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह उस विषय पर कानून बना सके और राज्य का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल विधानमंडल के पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत के लिए सुरक्षित कर सकता है। केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वो राज्य के कानूनों के निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। हमारी प्रशासकीय एकहरी व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा है, जैसे हमने जिलाधिकारी के बारे में बताया, वो देश के लिए है। चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत है। जिलाधीश तथा कमिश्नर के रूप में कार्यरत अधिकारी पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, न कि राज्य सरकार द्वारा। अनुशासनात्मक राज्य के कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उसे सेवा से हटा सकता है। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संघ पद्धति में विशेषता नहीं है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो है।
केंद्र राज्यों की शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी है। राज्य सूची, समावर्ती सूची और केंद्र की सूची तीनों हैं। राज्य और केंद्र के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों में राज्यसभा का असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। ये भी भारतीय राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व असमान है, डी है। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक समाधिक पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत। ये अमेरिका के संविधान में देखा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये गलत है। आगे देखते हैं। संसदीय स्वरूप शासन की कार्यपालिका और सरकार तभी बनी रह सकती है जो विधायिका का समर्थन हासिल हो। भारतीय संसदीय स्वरूप शासन की कार्यपालिका तथा सरकार तभी बनी रहती है जब तक विधायिका का समर्थन हो। भारतीय संदर्भ में चर्चा करें तो केंद्र सरकार लोकसभा तथा राज्य के विधानसभाओं में बहुमत हासिल करना होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का समर्थन हासिल करना जरूरी नहीं होता है। ये हमने पहले ही आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसी एक को आपकी स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के स्वरूप के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ऑप्शन है ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही का विरुद्ध संरक्षण। बी है नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का, ये तो गलत है, सी गलत है। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, तो ये सबसे उपयुक्त विकल्प डी है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके और स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। हालांकि प्रतिबंध का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता पर विस्तार करना, उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसके लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। तो विकल्प डी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? एकल नागरिकता एकात्मक विशेषता है, एकल संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है, संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन, ये भी है। पांचवा है आपातकालीन प्रभाव, तो ये भी है। तो उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं एकात्मक भारतीय संविधान की एकात्मक के साथ साथ संघीय विशेषता द्वैध पद्धति शब्द केंद्र होता है। लिखित संविधान होता है संघीय व्यवस्था में, राज्य अनेश्वर नहीं होता है। शक्तियों का विभाजन होता है, एकल संविधान होता है एकात्मक में, जबकि संघीय में संविधान की सर्वोच्चता होता है। एकात्मक में संविधान का लचीलापन होता है। ब्रिटेन को आप मान सकते हैं पूर्णतः एकात्मक। कठोर का संविधान, आपातकालीन का प्रावधान, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एकल नागरिकता, ये एकात्मक का व्यवस्था विशेषता है।
द्विसदनीय विधानमंडल और एकीकृत न्यायपालिका। आगे देखते हैं 27। भारत की संसदीय प्रणाली एक सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूर्णतः सही नहीं है। संसद संविधान संशोधन कर सकती है, ये भी सही नहीं है। ये राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो डी सही है। आगे देखते हैं व्याख्या। भारत में संसदीय प्रणाली सरकार का है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली मंत्रिपरिषद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से नियुक्त है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्री संसद के विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो केवल 1 और 2 सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए एक जरूरी होता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक सदन के सदस्य हो। हालांकि मंत्री बनने तक 6 माह तक किसी सदन या सदन की सदस्यता प्राप्त किए बगैर भी मंत्री बन सकता है। मंत्रिमंडल सदस्यों के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि लोकसभा संसद का ही अंग है, अतः विकल्पों में से लोकसभा नहीं है तो संसद वाला विकल्प ही सही माना जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(5) कोई मंत्री निरंतर 6 माह किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसकी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, मंत्री का पद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, गलत है। संसदीय प्रणाली नहीं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थिर सरकार होती है, क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद जब तक बहुमत होता है तब तक सरकार बनी रहती है, बहुमत समाप्त होने पर सरकार गिर जाती है। दूसरा, मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, सही है, दूसरा इसमें सरकार की नीतियों को निरंतर बनाए रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, गलत है। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन भी सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान केंद्र
के अनुच्छेद 74 और 75 तथा राज्य के अनुच्छेद 63, 163 और 64 दोनों संसदीय सरकार का प्रावधान करता है। मंत्रिपरिषद सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होने के कारण कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है। सरकार के कार्यकाल अनिश्चितता के कारण यह लंबी अवधि तक नीतियों के निर्माण कार्यान्वयन के लिए संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है। संसदीय प्रणाली सरकार यदि विधायिका का विश्वास खो देती है तो सरकार का कार्यकाल पूर्ण रूप से गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार संसदीय प्रणाली की विशेषता है? बहुमत दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का पृथक्करण, 1 और 3। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते संसदीय प्रणाली की विशेषता: द्वारी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, शक्तियों का संतुलन होता है। कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।